शांतिलाल जी। जी मैम। आप लोग का क्लास ये लिंक पे था कि वो लिंक पे था, थर्ड सेमेस्टर वाले? यही लिंक पे था मैम। अच्छा ठीक है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर वाला लिंक नया बनाया है तो सब इसी में ज्वाइन हाँ, करेंगे। उस पे और किसी ने शायद ही लिया हो। ठीक है ठीक है, कल का क्लास कंटिन्यू मेरा यही उसमें। लिंक पे डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करते हैं। ओके ओके ठीक है। हम लोग प्रेयर शुरू करते हैं। लेट देम जॉइन। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उगछायाणं नमो लोये सब साहुणं ऐसो पंच नमस्कारो सप पावपणासनो मंगलाणं च सावेति भवे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो अभी हमने कल जो 1 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं सबकी। आज कौन कौन था क्लास में? वो क्लास में आज 5 सितंबर है ना? मैंने आदित्य आचार्य जी दूसरी कल जिस क्लास में आप थे ना, उस क्लास हाँ में आदित्य आचार्य जी को एक बार बोल देती हूँ कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाली क्लास पर आ जाए, लिंक पर आ जाए। ये कंफ्यूजन हो रहा है ना एक्चुअली सेकेंड ईयर्स की और थर्ड ईयर्स की लिंक में, क्योंकि कल मैंने थर्ड ईयर के लिंक में ही ज्वाइन किया था। हाँ, इसीलिए हमको यही लगा, हम तीनों भी इधर ही है। हाँ मैं आती हूँ आप तुरंत उनको भी। हाँ हाँ। वो लोग मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनको बोलो क्लास में ऑलरेडी शुरू हो गई है यहाँ पे। हाँ, ठीक है। तो अभी जैसे हम कल निक्षेप के लिए लास्ट हमारा जो था ना टॉपिक, वो निक्षेप के रिलेटेड था। तो जब निक्षेप की बात हो रही थी ना, तब वो बता रहे कि निक्षेप का लक्षण जैन दार्शनिकों ने इस प्रकार बताया है कि शब्दों का अर्थों में और अर्थों का शब्द में आरोपण किया जाता है। समझ में आया? जो हम शब्द बोल रहे हैं ना, उसका मतलब अर्थ होता है, और अर्थ का मतलब शब्द, मतलब वो दोनों तरह से अलग अलग रीति से होता है। न्याय करना मतलब जो किसी एक निश्चय या निर्णय में स्थापित करता है, उसे निक्षेप कहते हैं। तो निक्षेप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हेमा जी आपने बोल दिया है ना? हाँ, सब आ रहे हैं। तो निक्षेप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो हमको न्याय शास्त्र के लिए जरूरी है। तो जिनभद्र गणि श्रमणाश्रमण ने विशेष आवश्यक भाष्य में बताया है कि नी का अर्थ है नियत, मतलब, और निश्चय, निश्चित, श्योरली, निश्चित रूप से, हम जो बोलते हैं ना वैसे। और क्षेप का अर्थ है न्यास करना। ओके। तो वक्ता शब्द द्वारा जिस भाव को प्रकट करना चाहता है, मतलब जो कोई भी है वो अपने शब्द से भाव को जो प्रकट करना चाहता है, तो उस भाव को उस शब्द में फिट करना अथवा तो उसकी स्थापना करना, उसको निक्षेप कहते हैं। तो वो, आई विल रिपीट, कि वक्ता शब्द द्वारा जिस भाव को प्रकट करना चाहता है, उस भाव को उस शब्द में फिट करना अथवा स्थापन करना, वो क्या है? उसको क्या कहते हैं? निक्षेप, जो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था।
और कल मैंने बताया भी था कि निक्षेप के 4 प्रकार होते हैं। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप एंड भाव। सीक्वेंस कोई भी हो चल सकता है, द्रव्य, भाव, नाम, स्थापना, पर ज्यादातर ये सीक्वेंस तत्वार्थ सूत्र की 5वीं गाथा में कहते हैं। उमा स्वाति जी ने कहा है, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सत्यन्यासः, मतलब कि जीव आदि तत्वों का नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से न्यास किया जाए, वह निक्षेप होता है। अतः निक्षेप के मुख्य 4 प्रकार है। कौन कौन से है बोलेंगे आप? पहला कौन सा है? आदित्य, हेमा, वीडियो ऑन करो। नाम निक्षेप, यस स्थापना, द्रव्य और भाव। यस। तो अभी नाम निक्षेप क्या है? देखो ये यहाँ पे ही मैं समझा रही हूँ, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं करने वाले, आप एपिस्टेमोलॉजी के पेपर में करने वाले, इसीलिए यहाँ टूल्स के साथ ही मैं थोड़ा थोड़ा इसको समझा रही हूँ। हमको प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, वो सारा डिटेलिंग में करना है, तो इसको यहाँ पे ब्रीफली में समझा देती हूँ, ठीक है। तो अभी नाम निक्षेप क्या है? नाम का मतलब क्या होता है? आशा जी आपका म्यूट कर दीजिए। नाम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाम? नाम का राजा। नाम, नाम इज नेम। नाम, जो हम सबके नाम होते हैं वो नाम है। तो उसका निक्षेप करना मतलब क्या है? तो जब किसी पदार्थ, व्यक्ति की, उसके गुण आदि को विचार किए बिना हम लोग व्यवहार चलाते हैं ना, स्वेच्छा से नाम रखते हैं, वो नाम निक्षेप है। जैसे किसी का नाम महावीर हो, तो क्या उसके महावीर भगवान के जैसे गुण है उनमें? नहीं। और कोई औरत जो हमारे घर में काम वाली ज्यादातर अपने काम करने आती है ना साउथ में, उसका ज्यादातर नाम लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी का नाम मतलब क्या है? पैसा, धनी, जो बहुत पैसे वाले होते हैं, पर उन लोग के पास तो पैसे ही नहीं होते हैं, पर नाम होता है लक्ष्मी। तो यहाँ नाम के साथ उसके गुण का या उसके अर्थ का कोई मतलब नहीं होता है, वो हमने उसकी स्थापना कर दी, वो है नाम निक्षेप। ठीक है, समझ में आया? जो महावीर बना दिया, नाम बोल दिया। ओके आदित्य। तो वहां पे नाम तो रख दिया महावीर, पर वो कैसा है? कायर है, निर्बल है, धर्मिष्ठ नहीं है, कुछ भी भगवान के कोई भी गुण या कोई भी क्वालिटी नहीं है। तो यह नाम तो लोक व्यवहार में उसे सब लोग बोलते हैं। तो नाम निक्षेप में केवल व्यक्ति का या पदार्थ की संज्ञा उपेक्षित होती है। समझ में आ गया सबको नाम निक्षेप क्या है? यस और नो? नाम निक्षेप समझ में आ गया सबको? नाम रहेंगे, नाम के साथ जुड़े हुए गुण रहेंगे, नहीं भी रहेंगे। नहीं रहेंगे, हाँ, जरूरी नहीं है रहेंगे, खाली नाम से संकेतित करते हैं और वो व्यवहार से होता है। फिर स्थापना निक्षेप, सेकंड क्या है? स्थापना निक्षेप। तो जिस निक्षेप में मूल पदार्थ या व्यक्ति की प्राकृतिक मूर्ति या चित्र में उसको स्थापना करते हैं ना, उसको स्थापना निक्षेप कहते हैं। स्थापना 2 प्रकार की होती है, एक तो तदाकार स्थापना और दूसरी होती है अतदाकार स्थापना। स्थापना 2 प्रकार की होती है, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। इन्हें सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको इसका नाम सद्भाव स्थापना मिलेगा, कभी कभी सद्भाव और असद्भाव स्थापना भी मिलेगा। ठीक है। तो अभी तदाकार स्थापना का मतलब क्या है? किसी वस्तु की उसी के आकार वाली दूसरी वस्तु में स्थापना करना तदाकार स्थापना है। जैसे कोई भगवान का चित्रपट हो, या कोई भगवान की मूर्ति हो, या कोई भगवान का ही आपके अपने पास फोटो हो ना, उसी को हम क्या मानते हैं? गुरु की या भगवान की, उसी को हम गुरु मान लेते हैं या उसी को हम भगवान बोलते हैं। तो ये क्या हो गया?
तदाकार। तदाकार स्थापना। तो इससे ऑपोजिट अतदाकार में क्या होगा? जो किसी तरह गुरु के आकार में नहीं है। जैसे हम सामयिक लेते हैं ना, तो अपने गुरु की आज्ञा लेने के लिए हम स्थापना जी स्थापित करते हैं। सबको पता है ना, स्थापना जी रखते हैं। तो वो स्थापना जी जो रखते हैं ना, उसमें हमने स्थापनाचार्य को गुरु मान दिया, उसमें हमने गुरु का आरोपण कर दिया, तो वो होते हैं अतदाकार स्थापना निक्षेप। समझ में आ गया सबको? आशा जी, हेमा, अभी बोलिए। स्थापना निक्षेप कितने प्रकार के होते हैं हेमा? 2 प्रकार के। कौन कौन से? हाँ, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। उसका अर्थ क्या है तदाकार का? तदाकार जो गुरु के समान ना हो फिर भी उसको गुरु के समान मान लेना। नहीं और नहीं अतदा नहीं नहीं, तदाकार स्थापना मतलब गुरु के आकार वाली जो होती है, गुरु का पिक्चर होता है या भगवान का जो पिक्चर होता है, गुरु का ही, भगवान का ही है, उसे हम भगवान मानते हैं, वो तदाकार है। और जिसमें आकार नहीं होता, जैसे गुरु नहीं है हमारे और स्थापना जी को सामने रख के हम उसमें गुरु की स्थापना करते हैं ना, सामयिक लेते हैं तब पंचिंद्य करते हैं ना, नौकार मंत्र पंचिंद्य, और गुरु की स्थापना करते हैं, तो वो हो गया अतदाकार स्थापना। वहां पे गुरु का आकार नहीं है, फिर भी उसको हम गुरु मानते हैं। समझ में आया? खुशबू जी? यस मैम, हाँ समझ में थोड़ा आया मैम, मुझे अभी ज्वाइन हाँ, थोड़ा ही आएगा ना, आप थोड़े ही अंदर आए तो थोड़ा ही आएगा। हाँ, अभी ज्वाइन हुई बोल रही है। हाँ, नहीं, मैं अपना एक बार वीडियो और ऑन करिए, अपना वीडियो ऑन कर दीजिए सब कोई। एक बार और हाँ मैम, एक सेकेंड ना, करती 5 हाँ, मिनट से। तो यहाँ पे हम लोग है ना निक्षेप की बात कर रहे हैं खुशबू जी। तो निक्षेप है ना 4 प्रकार के होते हैं, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। शांतिलाल जी, आपके वहां से आवाज आ रही है, आशा जी के वहां से नहीं आ रही है। हाँ, अभी बंद हो गई। तो अभी नाम निक्षेप है फर्स्ट वाला, तो वो क्या कहता है कि किसी पदार्थ और व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति का नाम है ना, उससे उसके गुण नहीं मिलते हैं। जैसे महावीर किसी का नाम रख दिया, पर उसमें महावीर भगवान के एक भी गुण नहीं है, ठीक है, पर खाली संकेत के लिए, नाम के लिए हमने उसको नाम रख दिया, तो वो हो गया नाम निक्षेप। जैसे हमारे घरों में काम वाली आती है तो उसका नाम होता है लक्ष्मी, पर उसके पास खुद के पास ही लक्ष्मी नहीं है, तो वैसे खाली नाम होता है पर उसका अर्थ उससे नहीं मिलता, खाली संकेत के लिए, संकेतात्मक उसको बोलते हैं। फिर हो गया स्थापना, तो जहां पे मूल पदार्थ या व्यक्ति की प्राकृतिक व्यक्ति की मूर्ति या चित्र में उसकी स्थापना कर देना, वो स्थापना निक्षेप होता है। जैसे कि स्थापना निक्षेप 2 प्रकार के होते हैं आशा जी, तदाकार स्थापना एंड अतदाकार स्थापना। तो तदाकार स्थापना क्या होता है? किसी व्यक्ति की उसी के आकार वाली दूसरी व्यक्ति में, वस्तु में स्थापित करना तदाकार है। जैसे अपने गुरु के चित्र को गुरु मानना, भगवान के चित्र को भगवान मानना, वो हो गया उनका, जहां उनका आकार है उसे तदाकार। अतदाकार मतलब जो किसी तरह गुरु के आकार में है ही नहीं। जैसे हम सामयिक लेते हैं तब स्थापना जी स्थापित करते हैं, तो वो गुरु के आकार में नहीं है, पर फिर भी हम वहां गुरु की स्थापना करते हैं, तो वो हो गया अतदाकार स्थापना। समझ में आ गया? हाँ। नेक्स्ट होता है थर्ड, द्रव्य निक्षेप। थर्ड है द्रव्य निक्षेप, मतलब अतीत और अनागत पर्यायों को लक्ष्य में रखकर जब हम व्यवहार करते हैं तो वो है द्रव्य निक्षेप। जैसे कभी पहले वो राजा था और अब कभी मंत्री वो था, तो अभी वर्तमान में भी हम उसको क्या बुलाएंगे? राजा ही बुलाएंगे, मंत्री ही बुलाएंगे, क्योंकि वो हैबिट हो गई ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई जज होता था कोर्ट में, आज वो तो नहीं जज है,
आज उसको तो रिटायरमेंट हो गया, पर फिर भी हम उसको जज साहब ही बोलेंगे ना, जब हम मिलेंगे ऐसे ही कैजुअली तो हम उसको जज के नाम से ही संबोधित करेंगे। जैसे पहले कोई राजा था, आज राजा नहीं है, उसका बेटा राजा बन गया, फिर भी हम उसी को राजा के नाम से संबोधित करेंगे। तो ये क्या था, उनकी अतीत पर्याय थी, पुरानी पर्याय थी, पर फिर भी हम भविष्य में, फिर भी हम आज उसको वो कहते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि अभी राजकुमार जो होता है ना, वो छोटा बच्चा है, 6 साल का, 7 साल का, पर वो भविष्य में राजा बनने वाला है बाय डिफॉल्ट ना। तो हम आज से ही उसको ऐसे ही राजा बुलाते हैं। तो वो भी हो गया द्रव्य निक्षेप। अनुश्रुति समझ में आया? मैम मैं जस्ट खुशबू? अभी तो आई हूँ एक्चुअली, मुझे क्लास का, मैं उसमें लिंक पर क्लिक कर रही थी पर हुआ नहीं, फिर अभी हेमा मैम ने डाला। अच्छा 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 मैं अच्छा। अभी notes- वही फिक्स करना पड़ेगा कि सेकंड का रखना है कि थर्ड का। आज बहुत कंफ्यूजन हो गया सबको। ठीक है, बाद में आएगा भाव निक्षेप, लास्ट। तो जब संपूर्ण गुण युक्त पदार्थ या व्यक्ति को उस रूप में ही माना जाए, मतलब जो अभी वर्तमान की पर्याय है ना, उसी रूप में उसके गुण के साथ होता है, तो वो होता है भाव निक्षेप। मतलब अतीत और अनागत पर्याय को स्वीकार नहीं करते हैं। भूत में वो जज था, या भूतकाल में वो राजा थे, तो भी आज उसको राजा नहीं मानते। या भविष्य में राजकुमार राजा बनने वाले, फिर भी आज उसको हम राजकुमार ही बुलाते हैं। तो जो पहले राजा था या आगे राजा होगा, इस भाव निक्षेप की दृष्टि में वो राजा नहीं कहा जा सकता। पर वर्तमान में जो सिंहासन पे बैठे हुए हैं, उस राज्य का संचालन कर रहे हैं, हम उसी को राजा मानते हैं। ये है भाव निक्षेप। सबको समझ में आ गया? नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप एंड लास्ट है भाव निक्षेप। इस प्रकार निक्षेप के पदार्थों का ज्ञान करने के लिए निक्षेप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो पदार्थ के स्वरूप को सही रूप में समझने के लिए निक्षेप के सिद्धांत की उपयोगिता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पद्धति तत्वज्ञान या शास्त्र समझने के लिए जितनी उपयोगी है, व्यवहार में भी उतनी ही उपयोगी है। खाली ऐसा नहीं है कि ये लॉजिकल टूल्स जो है खाली हम शास्त्र की पढ़ाई करने के लिए ये ही उसको मान सकते हैं या जान सकते हैं। हम डे टू डे लाइफ रूटीन में भी हम इसका ज्ञान जान के हम उसको व्यवहार में उसका यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये था हमारा निक्षेपवाद। अभी नेक्स्ट अनेकांतवाद। नेक्स्ट अपन आएगा अनेकांतवाद। खुशबू, अनुश्रुति, हेमा सब वीडियो ऑन करो। और अभी मैं फाइनल अटेंडेंस ले रही हूँ। आदित्य वो आई थी, वापस क्यों निकल गई? उसका नेटवर्क इश्यू लगता है। आशा जी, खुशबू, यस मैम। या हेमलता, ये नलिनी क्या है? नलिनी जी, नलिनी जी कौन है? कभी देखा नहीं मैंने। मैम उसका शायद ना जॉब रहता है, इसलिए वो हाँ दोपहर में अटेंड नहीं कर पाती है। शायद शाम को वो मतलब करती होगी। अच्छा, तो दिन उसका मतलब उसका 9 to 6 उसका जॉब वर्किंग टाइम है। पर खाली वो ऑन करके तो चले जा सकते हैं ना, अटेंडेंस तो मिल जाएगी ना। नहीं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगा एग्जाम लिखने के लिए। देखिए उससे बात करती हूँ मैं उसके साथ। हाँ हाँ, उससे बात कीजिए, और वो क्या बोलती है वो मुझे बोलिए। जी मैम। ठीक है? हाँ, हाँ वंदना हाँ। जी भी आज नहीं आए ना, विनीता भी नहीं है। उन लोग को बोला था आप अटेंड मत करो, पर फिर भी ऑन करके रख दो। अनुश्रुति जैन, ठीक है। तो अभी हमारा आएगा अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद क्या है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जैन शास्त्र को पढ़ने के लिए। तो जैन दर्शन के अनुसार वस्तु में अनंत धर्म है। कोई भी जो वस्तु होती है ना, उसके अनंत धर्म होते हैं, तो उसके अनंत धर्म है। तो अनंत धर्मों का
एक साथ कथन किसी के वश की बात नहीं. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ऑल द एंगल्स एट वन टाइम. आप हर एक, शांतिलाल जी आप अपना म्यूट कर दीजिए, आपके यहाँ से खाली साउंड आ रहा है. हाँ, ये क्यों डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ा चेक करना पड़ेगा. तो क्योंकि भाषा की एक सीमा होती है, एक लिमिटेशंस होते हैं. वी कैन नॉट एक्सप्रेस एक चीज को के बहुत सारे एंगल एक एक समय पे हम नहीं बता सकते. करेक्ट, राइट. तो वस्तु के समग्र स्वरूप के प्रामाणिक प्रतिपादन के लिए यह आवश्यक है कि एक समय में वस्तु के किसी एक ही धर्म को मुख्य रूप से हम बता सके. बाकी सारे उस समय क्या हो जाएंगे, गौण हो जाएंगे. बराबर, क्योंकि एक मुख्य हो गया तो बाकी सारे गौण हो जाएंगे. इस मुख्य और गौण के जो भाव है ना, वही अर्पणा और अनर्पणा भी उसे कहा जाता है. तो इसीलिए तत्वार्थ सूत्र में क्या कहा है, अर्पितान पीरते सिद्धे है. मतलब मुख्य और गौण भाव से अथवा अपेक्षा या अनपेक्षा से वस्तु तत्व की सिद्धि होती है. तो अनेकांतवाद वस्तु तत्व को जानने का यह प्रकार है. तो आप एक कोई एग्जांपल दे सकते हो? कोई इसके रिलेटेड कोई एग्जांपल दे सकते हो, वस्तु को मैम, मुख्य और गौण? जैसे कोई एक व्यक्ति है, कोई वो डॉक्टर है तो उनको डॉक्टर कहना, पर वो डॉक्टर के अलावा गृहिणी भी है, गृहिणी के अलावा वो माँ भी है, शिक्षिका भी है. तो ये चीजें डॉक्टर बोलने के बाद में वहाँ गौण हो जाती है और डॉक्टरेट का जो गुण है वो प्रमुख हो जाता है. वेरी गुड, वेरी गुड, यस, परफेक्ट. तो जैसे एक व्यक्ति कवि है या लेखक है, वो अच्छा वक्ता है, चित्रकार है, संगीतकार है, मतलब ये सारे गुणों उनमें है. पर जब वो कविता बोल रहा है तब वो कवि है, जब चित्र कर रहा है तब वो चित्रकार मुख्य रूप से है. उसके साथ से फादर है. मतलब जो व्यक्ति उस वक्त जिस रोल में होता है तो वो उसका मुख्य हो जाता है और बाकी सारे गौण हो जाते हैं. पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी सारी क्वालिटी का नाश हो गया. उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे सारे गुण उनमें नहीं है. अनुश्रुति, आपका पंखा अच्छा है, मैंने देख लिया, अब आपका मुंह दिखाइए. हाँ हाँ, खेलने दीजिए, उसको भी सुनने दीजिए. अच्छा, आप उसको रख रहे हैं, आपका म्यूट है. तो उस समय उसकी दूसरी दूसरी विशेषताएं समाप्त नहीं हो जाती है. वो आप अपने उसको गोदी में लेके बैठ सकते हैं, आप उसको जो करना है करिए, कोई बात नहीं, पर आप म्यूट में खाली रहिए बस. जब बोल रहे तब अनम्यूट हो जाइए. तो उसके लिए कोई यह कहे कि वह कवि ही है, अन्य कुछ नहीं है, तो ये बात सत्य नहीं है. ये बात सत्य नहीं है. इसीलिए स्याद्वाद को समझने वाले व्यक्ति क्या कहता है कि कवि तो है, किंतु उसके साथ वो एक अच्छा वक्ता भी है, एक अच्छा लेखक भी है, एक अच्छा चित्रकार भी है, एक अच्छा संगीतकार भी है. तो ये हो गया कंप्लीट नॉलेज. पर खाली एक ही एंगल को पकड़ोगे, दूसरे सबको वहां गौण हो जाएगा, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे नष्ट हो जाएंगे. बराबर, समझ में आया सबको? इस प्रकार वस्तु में जो नित्य अनित्य का या भेद अभेद का या सामान्य और विशेष आदि जो विरोधी धर्म है, वो सारे भी यहाँ पे समझ में आ जाते हैं. तो यहाँ पे हाथी का एग्जाम्पल अनेकांतवाद के रूप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है, और शास्त्रों में भी यही एग्जाम्पल दिया हुआ है. तो कोई समझाना चाहेगा वो एग्जाम्पल? वो अंधे और हाथी, कोई कहता है पांव के जैसा, खंबे के जैसा, कोई कहता है कि झाड़ू के जैसा, कोई कहता है सुपड़े के जैसा. यस. लेकिन हाथी तो एक ही है, लेकिन अलग अलग रूप देख के उसको अलग अलग तरह से बताते. हाँ, तो जो अलग अलग तरीके से जो बता रहे हैं ना, वो गलत नहीं है, वो सत्य है, पर वो अर्ध सत्य है, वो पूरा सत्य नहीं है.
वो सत्य है, पर क्या है, वो अर्ध सत्य है। तो उसी तरह जब हम अनेकांतवाद के रूप से एक एक चीज को जानते हैं, तो वो चीज मुख्य और गौण के रूप में आ जाती है, और वो सारी चीजें क्या होती है, असत्य नहीं होती है, पर इनकम्प्लीट होती है। उन सारी चीजों को एक साथ ले लो तो वो हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, एकदम क्लियर है ना, सबको समझ में आ गया? तो इसीलिए अनेकांतवाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ज्ञान सार में भी कहा है कि सच्चा अनेकांतवादी किसी भी दर्शन से द्वेष नहीं करता। वह एकन्यात्मक दर्शनों को इस प्रकार वात्सल्य की दृष्टि से देखता है, क्योंकि कोई किसी के अनुभव से कोई चीज का कोई अलग अनुभव रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई रसगुल्ला खाते हैं 5 जने, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 जने को रसगुल्ला सेम लगे। किसी को रसगुल्ला भाता है, किसी को नहीं भाता है। जिसको डायबिटीज है वो तो मुंह खराब करेगा। तो हर एक लोग के अलग अलग भाव और अलग अलग समझ होती है, तो उस हिसाब से वो समझाएगा। या अगर आप उनको बोलोगे तो वो रसगुल्ले को एक्सप्लेन करने को आप बोलोगे तो वो अलग अलग तरह से करेगा। कोई बोलेगा कि ये व्हाइट होता है, कोई बोलेगा ये स्पॉन्जी होता है, कोई बोलेगा ये ऐसा होता है। मतलब हर एक जन अपना अपना डेफिनेशन अलग देगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो डेफिनेशन सब गलत है। वो सारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है टू अंडरस्टैंड द रियलिटी, टू अंडरस्टैंड द रसगुल्ला। क्लियर? अभी नेक्स्ट टूल हम क्या लेंगे? श्यादवाद। श्यादवाद, ओके। तो अनेकांतवाद और श्यादवाद दोनों एक ही सिद्धांत के दो पहलू हैं। अनेकांतवाद जो है वो व्यवहारिक दृष्टि से जो पदार्थ को नाना नाना रूप में देखती है, और श्यादवाद उसकी वचन शैली है। अनेकांतवाद से तो हमने उस चीज को देखा, हम उनको समझाना चाहते हैं, तब वो शैली कौन सी हो जाती है? श्यादवाद शैली। तो जो अनेकांत दृष्टि को निर्दोष भाषा का स्वरूप प्रदान करती है, अनेकांतवाद को समझाती है। तो अनंत धर्मात्मक वस्तु को सम्यक भाषा में प्रतिपादित करने के लिए श्यादवाद का आलंबन लेना जरूरी है। तो श्यादवाद मतलब श्यात प्लस वाद। अभी यहाँ पे 2 शब्द बन गए हैं। तो पहला क्या हुआ? श्यात। श्यात का अर्थ क्या है? कथनचित, कथनचित, शायद। ओके, किसी अपेक्षा से, ऐसा हम बोलते हैं ना, मेरी अपेक्षा से, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, शायद उसका मतलब ये होगा, शायद कथनचित ये हो सकता है, जो वो हम बोलते हैं उसका मतलब है श्यात का मतलब है वो। और वाद का मतलब है सिद्धांत। वाद को मत भी कहते हैं, वाद को कथन भी कहते हैं। जो हम कथन करते हैं या वाद करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो सारे चीज एक्सप्लेन करता है वाद को। तो वो हो गया श्याद प्लस वाद, श्यादवाद। ओके। तो श्यादवाद पद का अर्थ हुआ विविध दृष्टि बिंदुओं से निरीक्षण करना या परीक्षण करना, या उसको इन द डिटेल जानना। और श्यादवाद को और एक क्या बोलते हैं? श्यादवाद के बाद सप्तभंगी। कितने जनों ने सप्तभंगी का नाम सुना हुआ है? सप्तभंगी मतलब 7 भंगो, 7 भंग होते हैं, 7 डिविजन्स होते हैं। तो सप्तभंगी श्यादवाद की भाषा है, वो हमारी विधि, जो हमारी विधि और निषेध की सीमा से घिरी हुई है ना, जो हम सब चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो है और वो नहीं भी है। ये हमारे जो 2 कथन है, श्याद, शायद, कथनचित, वो सारी चीजों को वहां प्रूव हो जाता है श्यादवाद से। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि उसके 7 भंग होते हैं। तो वो 7 भंग क्या है? फर्स्ट है श्याद
अस्ति। ये सारे समझे हुए हैं, आप सबको पता है उसके 7 डिविजन्स क्या है, 7 प्रकार का उसका वचन का वचन कैसे बनते हैं, उसका विन्यास क्या है। फर्स्ट है, बोलिए। स्याद है। स्याद अस्ति। हाँ। सेकेंड, स्याद नास्ति। पंचास्तिक में मैम स्याद नास्ति। हाँ बोलो अनुश्रुति, हेमा, क्या बोल रहे हो आप लोग? पंचास्तिकाय में एक 14वें नंबर की गाथा भी है जो इसी से रिलेटेड है। से हाँ। अस्ति उत्पत्ति ऊहम अवतत्वम पुणो या तत्तिदयम दब्बम कुशप्त भंगम आदेश वशेड संभवति। इसमें यस, है मैम। 7 आ गए। हाँ, तो पहला क्या आ गया? स्याद स्याद अस्ति। सेकेंड, नास्ति। स्याद नास्ति। वेरी गुड। थर्ड, स्याद अवक्तव्यम। नहीं, थर्ड क्या है? पहले अस्ति नास्ति। नास्ति इज थर्ड वन। फिर चौथा आएगा स्याद अवक्तव्यम। अभी व्यक्त नहीं कर सकता, वो चौथा आएगा। पांचवा क्या आएगा? पांचवा क्या है अनुश्रुति? हेमा? स्याद अस्ति च अवक्तव्यम। हाँ, और छठा? स्याद नास्ति च अवक्तव्यम। हाँ, एंड लास्ट वन? स्याद अस्ति नास्ति च अवक्तव्यम। यस, तो ये हो गए 7। तो अभी एक चीज फर्स्ट वाले को बोलो, उसका मतलब क्या है? स्याद अस्ति का मतलब क्या है? कोई भी बोल सकता है। किसी को पता है स्याद अस्ति मतलब? कोई भी वस्तु का है, उसकी प्रेजेंटेशन, मतलब कोई भी वस्तु है उसका कथनचित किसी अपेक्षा से है। हाँ, कथनचित। हाँ, वो हो गया। वो समझा रहा है स्व, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा के से हर वस्तु का अस्तित्व होता है। तो संसार का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो है जो अस्तित्ववान नहीं है। तो किंतु अस्तित्व के साथ साथ स्याद शब्द इस बात का द्योतक है कि उसमें अस्तित्व धर्म है या नास्तित्व धर्म भी है, मतलब शायद है भी और नहीं भी। तो ये सारी चीजें अभी आपको डिटेलिंग में देखनी है। तो जब गौतम स्वामी ने महावीर स्वामी भगवान को क्वेश्चन पूछे थे सारे, तो वहां पे उन्होंने, महावीर स्वामी भगवान ने भी शायद है, मतलब ये संसार है कि नहीं, बराबर। तो मतलब इस तरह से जो जो क्वेश्चन पूछे थे, तो यहाँ उस सारे क्वेश्चन का 2 मतलब हो सकता है, शायद है भी या नहीं भी। आपको समझ में आ रहा है? जो उसका अस्तित्व है, उसका सद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से स्व में है तो पर में नहीं है, तो शायद है भी और शायद नहीं भी। समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से स्याद अस्ति को समझाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान महावीर स्वामी। और स्याद नास्ति मतलब कथनचित नहीं है, शायद नहीं है। तो क्या नहीं है? जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र और काल और भाव की अपेक्षा में अगर अस्तित्ववान है, तो वो दूसरे पर द्रव्य के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में की अपेक्षा से नहीं है, बराबर। तो अस्तित्व और नास्तित्व की एक ही वस्तु में अपेक्षा के भेद से ये सारा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द्रव्य की दृष्टि से देखो तो घड़ा मिट्टी का बना हुआ है, बराबर, द्रव्य की दृष्टि से, तो वो है अस्तित्व। तो वहां नास्तित्व क्या हुआ कि पर की दृष्टि से वो नास्तित्व है, मतलब कि जब घड़ा मिट्टी का बना है तो वही घड़ा सोने का नहीं है। समझ में आ रहा है? वो हुआ द्रव्य की दृष्टि से देखना। फिर उसको क्षेत्र की दृष्टि से कैसे देखोगे? ये द्रव्य की दृष्टि से देखा, अगर क्षेत्र की दृष्टि से
उसके उसके अस्तित्व और नास्तित्व को कैसे हम बोलेंगे, बोल सकते हो क्षेत्र की दृष्टि से? वो महाराष्ट्र में बना हुआ है, राजस्थान में नहीं। वेरी गुड। तो ये घड़ा हमारे पास अभी राजस्थान में है, तो दिल्ली में नहीं है। फिर काल की दृष्टि से देखना है तो काल समय, कल बना है आज नहीं। या आज बना है कल नहीं था, या ये शीतकाल में बना हुआ था घड़ा इसीलिए पानी ठंडा करेगा, और ग्रीष्म काल में नहीं बना है। मतलब टाइम को आप वैसे भी समझा सकते हो। तो अगर एक में है वो तो दूसरे में है ही नहीं। तो यहाँ अस्ति और नास्ति दोनों को हमने समझा दिया। और भाव की दृष्टि से वो घड़ा जो है पानी भरने के लिए यूज होता है, तो वो घी भरने के लिए यूज नहीं होता है, छाछ भरने के लिए यूज नहीं होता है। मतलब वो पर द्रव्य से अलिप्त है और स्वद्रव्य में है, तो एक द्रव्य जो उसका है तो उसकी वो भाव दृष्टि हो गई। समझ में आ गया? स्याद अस्ति और स्याद नास्ति दोनों द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टि से। यस, क्लियर? कैन वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट? अभी क्या बोल रहे? स्याद अस्ति एंड नास्ति, है भी और नहीं भी। किसी अपेक्षा से वस्तु है और किसी अपेक्षा से नहीं भी है। तो घटादि पदार्थ स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से तो है, और द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से नहीं है। तो ये दोनों बातें यहाँ क्रम से कही गई है। पहले में तो बताता है, दूसरे में बताया नहीं है, और यहाँ पे बोल दिया कि स्व से है और पर से नहीं है, तो स्याद अस्ति और स्याद नास्ति दोनों हो गया। अतएव भंग प्रथम, और दोनों भंग को जब हम संयोग कर लेंगे तो तीसरा भंग हो जाएगा। स्याद अस्ति और स्याद नास्ति, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया वो उसी का है। स्वद्रव्य में है अस्ति, पर द्रव्य का नास्ति, और जब दोनों को मिला दिया तो वो हो गया स्याद अस्ति नास्ति। क्लियर? अभी नेक्स्ट आएगा स्याद अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब क्या होता है? बता नहीं सकते। हाँ, नॉट श्योर ऑफ इट, शायद, शायद नहीं। यहाँ पे अव्यक्त मतलब उसको समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जब वस्तु में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्म एक साथ रहते हैं, किंतु शब्द के द्वारा हम जब उस चीज को, उस धर्म का कथन नहीं कर सकते हैं, या हम नहीं किया जा सकता है, ऐसा कोई शब्द है कि दोनों के जो विरोधी धर्म है उसको एक साथ व्यक्त किया जा सके, एक साथ दोनों धर्मों का कथन न कर पाने की दृष्टि से उसको स्याद अवक्तव्य कहते हैं। अवक्तव्य के द्वारा एक साथ दोनों अर्थों का बोध हो जाता है। नेक्स्ट है स्याद अस्ति अवक्तव्य। ये पहले और चौथे भंग के संयोग से बनता है। तो पहला भंग क्या था? स्याद अस्ति, और चौथा भंग क्या है? स्याद अवक्तव्य। तो वस्तु कथनचित है, फिर भी वह पूर्ण रूप में अवक्तव्य है। मतलब प्रथम क्षण में स्वचतुष्टयी का अस्तित्व और दूसरे क्षण में युगपत, स्व, पर, द्रव्य, क्षेत्र आदि चतुष्टयी रूप अवक्तव्य की क्रमिक विवक्षिता होती है। जब उसको ऐसे समझाया जाता है कि प्रथम अस्तित्व को और उसके पश्चात उसके क्रम को कहने की इच्छा में अवक्तव्य हो जाना, नहीं समझा पाना। और सिक्स्थ क्या है? स्याद नास्ति अवक्तव्य। नास्ति का मतलब सेकेंड वन ऑन फोर्थ वन। यस। तो यहाँ पे क्या होता है? पहले क्षण में तो चतुष्टयी उसकी नास्तिक है, और दूसरे क्षण में युगपत उसका स्व पर चतुष्ट रूप अवक्तव्य है।
अवक्तव्य मतलब आप उसको नहीं समझा पा रहे। तो दोनों समयों पर सामूहिक दृष्टि होने पर जो सारी घटादी वस्तु है शायद नास्ति अवक्तव्य का विषय बनती है। तो अगर हम पर्याय की अपेक्षा से देखो, द्रव्य की अपेक्षा से हम बात करें तो आत्मा नित्य है, द्रव्य बराबर। फिर पर्याय की अपेक्षा से बात करें तो आत्मा नित्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य भाव से वो तिर्यंच में जाती है, तिर्यंच से नारकी में जाती है, उसकी पर्याय चेंज होती रहती है। तो पर्याय की दृष्टि से वो नास्ती है। फिर यदि द्रव्य की अपेक्षा से विचार करें तो आत्मा तो नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से वो अनित्य है। तो नित्य और अनित्य दोनों हो जाएगा, थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट में क्या है कि यदि द्रव्य और पर्याय दोनों की अपेक्षा से एक साथ विचार करते हैं तो आत्मा अवक्तव्य है, वो नहीं समझा पा रहे हम। इट इज एब्स्ट्रैक्ट, वी डोंट नो ऑल द क्वालिटीज ऑफ आत्मा, क्योंकि दो भिन्न अपेक्षाओं से दो अलग अलग कथन हो सकते हैं, किंतु एक कथन नहीं हो सकता। अगर आप उसको समझाना चाहते हो तो एक समय में आप एक ही चीज समझा सकते हो, दोनों चीज एक साथ नहीं समझा सकते, इसीलिए अवक्तव्य हो गया। फिर शायद अस्ति अवक्तव्य मतलब यदि द्रव्य की अपेक्षा से विचार करते हैं तो आत्मा नित्य है, पर्याय किंतु यदि आत्मा की द्रव्य पर्याय दोनों या अनंत अपेक्षाओं की दृष्टि से विचार करते हैं तो आत्मा अवक्तव्य है। शायद मतलब अस्ति तो है, वो द्रव्य आत्मा द्रव्य तो है, पर वो कैसा है, दूसरे पर्यायों की दृष्टि से अनंत अपेक्षा होने से हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वो हो गया शायद अस्ति अवक्तव्यम। फिर नास्ति अवक्तव्यम मतलब पर्याय की अपेक्षा से विचार करते हैं तो आत्मा नित्य तो नहीं है, वहां नास्ति है। यदि अनंत अपेक्षा की दृष्टि से विचार करते हैं तो वापस हम उसको नहीं समझा पा रहे, अवक्तव्यम है। दैट इज शायद नास्ति अवक्तव्य। एंड लास्ट है शायद अस्ति नास्ति अवक्तव्यम, यानी कि यदि द्रव्य दृष्टि से विचार करते हो तो आत्मा कैसी है, द्रव्य से आत्मा कैसी है, नित्य नित्य है। और पर्याय से विचार करते हैं तो आत्मा अनित्य अनित्य। किंतु यदि अपनी अनंत अपेक्षाओं की दृष्टि से विचार करते हो तो आत्मा अवक्तव्य है। वो हो गया शायद अस्ति नास्ति अवक्तव्यम, अवक्तव्य। समझ में आ गए सातों भंगों को, शायदवाद, सप्तभंगी, अनेकांतवाद और वापस बताइए ना, कौन सा बताओ वापस, 6th वाला। सिक्स्थ वाला लिखिए। हाँ उसकी डेफिनेशन बताओ कि एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन अभी जो बताया ना आपने, हाँ। आत्मा को नित्य अनित्य को देखो बस। अभी देखो सिक्स्थ वाला है स्याद नास्ति अवक्तव्यम। तो अभी यहाँ हम पर्याय की बात करेंगे, पर्याय ही नाशवंत है, पर्याय ही चेंजिंग है। तो यदि पर्याय की अपेक्षा से विचार करते हैं तो आत्मा नित्य नहीं है, अनित्य है। और यदि अनंत अपेक्षा की दृष्टि से विचार करते हैं तो आत्मा अवक्तव्य है। वो हो गया सिक्स्थ पॉइंट। हेमा जी, अनुश्रुति कुछ और बोलना चाहते हैं इस रिलेटेड, कोई और एग्जाम्पल देना चाहते हो, किसी और पे लगा के बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आगम तर्क। आगम तर्क का मतलब क्या है, आगम, आगम का मतलब क्या है,
आप्त पुरुषों के वचन। हाँ, तो उसमें आगम तर्क का उपयोग करके जब हम आत्मा की प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं, आप्त पुरुष के जो वचन है, जो आगमों में दिए हैं, जो हमें हमारे पास गंधर्व के रूप में हमको मिले हैं, तो वो सारी बातों को लेकर, बातों से रख के हम कैसे अलग अलग प्रकार के तर्क करते हैं, उसको बोलते हैं आगम प्रमाण। उसको क्या बोलते हैं? आगम प्रमाण। मतलब जैन दार्शनिक शब्द अथवा आगम को अनुमान से पृथक प्रमाण मानते हैं। वो एक अलग ही प्रमाण है। प्रमाण शास्त्र में आगम प्रमाण को भी एक अलग प्रमाण ही माना है। जैन दर्शन में आप्त पुरुष के वचन से आविर्भूत अर्थ ज्ञान को आगम प्रमाण कहा गया है। उपचार से आप्त पुरुष के वचनों को भी आगम ही कहते हैं, आगम माना जाता है, क्योंकि उन वचनों से ही अर्थ ज्ञान प्रकट होता है। बराबर। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण की बात क्या है कि आप पुरुष के वचन तो कारण पर कार्य का आरोप या उपचार करने से आगम प्रमाण होते हैं, किंतु वास्तव में तो उन वचनों पर समझकर हम जो चीजों का ज्ञान लेते हैं वो है आगम प्रमाण। ठीक है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे द स्टाइल यूज्ड बाय द स्क्रिप्चर्स असर्टेन नेचर ऑफ द सोल, आत्मा को जानने के लिए बाय द इम्प्लीकेशंस ऑफ कर्म, एक्शंस, रिचुअल्स, ये सारी चीजें जो हमको आगम में मिलती है, जिसकी डिटेलिंग हमको आगम से मिलती है, जहाँ पे चारों अनुयोग को आप लगाओगे, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये क्या है? चारों योग अनुयोग जो है वो अपने आगमों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 4 डिविजन्स में। तो प्रथमानुयोग की अलग अलग स्टोरी को पढ़ के हमको पता चलेगा कि किसने कैसे क्या किया था, किस वजह से महावीर स्वामी भगवान को इतने उपसर्ग सहन करने पड़े, या कुछ कैसे कर्म करने से कैसा फल मिलता है, या कैसी रिचुअल्स होती है, या कैसा हमारा आचार विचार मुनियों का कैसा होता है, और हमको कैसे आचार विचार करने चाहिए जिससे हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके। अगर ये सारी बातें जो हम जानते हैं या सीखना चाहते हैं, उसका प्रमाण है आगम। तो वो आगम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आत्मा को जैसी है वैसे जानने का। समझ में आया सबको? आगम प्रमाण, आप तो पुरुष के वचन। यस मैम। हाँ, वो लौकिक होते हैं और लोकोत्तर होते हैं। मतलब जो बातें हम माता पिता, अपने गुरुजन और आदि लौकिक आप्त होते हैं, और तीर्थंकर अथवा केवल ज्ञानी के पुरुष की जो बातें लोकोत्तर आप्त कहलाते हैं। लौकिक और लोकोत्तर, समझ में आया? ये 2 डिवीजन है। लोक व्यवहार में तो माता पिता जो कहानियां, स्टोरीज बच्चों को सुनाते हैं ना, वो प्रामाणिक होने से लौकिक आप्त है, पर गुरुजनों के वचन भी लौकिक आप्त है। पर जो राग द्वेष से रहित तीर्थंकर आदि के हैं, वो लोकोत्तर आप्त है। तो तीर्थंकरों के द्वारा प्ररूपित वाणी को जैन दर्शन में आगम कहा जाता है, और वो केवल ज्ञान के आधार पर लोक हित एवं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए फरमाए गए हैं। और उससे पढ़ने के बाद जो आत्मा जैसी है वैसी की वैसी, या जो चीज जैसी है वैसा उसको जानने के लिए जो हम तर्क यूज करते हैं, वो है आगम प्रमाण, आगम तर्क। क्लियर? सबको आ गया समझ में? आगम लॉजिक। नेक्स्ट है अध्यात्म लॉजिक। अध्यात्म का मतलब क्या है? द वर्ड अध्यात्म का मतलब इंग्लिश में स्पिरिचुअलिटी। जो कोई भी हम धर्म करते हैं ना, रिलीजन करते हैं, धर्म करते हैं, धर्म की क्रियाएं करते हैं, उस सब के पीछे अध्यात्म रहना जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी इज द बैकबोन ऑफ रिलीजन। अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो
हमारी धर्म की क्रियाएं खाली क्रियाएं रह जाएगी, उसमें उसका जो मूल सारांश है, मूल निचोड़ है, वो नहीं रहेगा। तो मतलब व्हेन द नेचर ऑफ सोल इज एक्सप्लेन, जब आत्मा को समझाने की बात आती है या उसको एलोबरेट करने की बात आती है या उसको एम्फसाइज करने की बात आती है, तब आध्यात्म लॉजिक बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। फॉर इंस्टेंस, if we say one should do samayik, then thereby avoiding the 18 sins, that is called agam logic. जैसे आगम में हमको बताया है कि सामयिक कर रहे हो तो 18 पाप स्थानक पापों से रहित होके हमको सामयिक करनी है, ये सारी बातें अगर हमें आगम में मिलती है। whereas if one says to be absorbed in soul is सामयिक, then it is अध्यात्म लॉजिक। कि आप सामयिक तो व्यवहार से करते हो, एक जगह पे बैठते हो, 18 पाप की क्रियाएं है, वो सारी क्रियाएं अभी आप नहीं कर रहे हो, तो 18 पाप स्थान से तो बच रहे, तो वो आगम लॉजिक है। पर जब आत्मा सामयिक कर रहे हो तो समता में रहे कि आत्मा में रमणता करने की कोशिश करो। अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू कोई समझा रहा है तो वो है अध्यात्म लॉजिक। समझ में आया? थ्रू बोथ ways says the same thing, इवन दोनों एक ही बात कह रहे हैं, सामयिक करने की बात कर रहे हैं, पर कैसे सामयिक व्यवहार में होती है और कैसे सामयिक निश्चय से होनी चाहिए, जब हम दोनों चीजों को पकड़ेंगे और सिर्फ वही जैसी करनी है वैसी करेंगे, तो वो हो जाएगी सच्ची सामयिक और वो हो जाएगी पुण्य श्रावक की सामयिक। जानते हो ना आप लोग सब पुण्य श्रावक को? यस और नो? हाँ, तो वैसी सामयिक अगर हमको करनी है तो अध्यात्म के साथ होनी चाहिए, आत्मा के साथ होनी चाहिए, आत्मा की रमणता के साथ होनी चाहिए। Okay, that when one is said to the other has to be implied implicity, both are like two sides of the same coin, वो दोनों एक कॉइन के दो सिक्के हैं, दो बाजुएं हैं, अध्यात्म लॉजिक एंड आगम लॉजिक। समझ में आ गया? श्वेतांबर स्क्रिप्चर्स में भी मोस्टली फाइंड आगम लॉजिक और दिगंबर स्क्रिप्चर्स में हमको ज्यादातर अध्यात्म लॉजिक मिलता है। बोथ सेज द सेम थिंग इन डिफरेंट वे, दोनों एक ही बात अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं। इसीलिए हम लोग को सब बातें जाननी चाहिए, आनी चाहिए और माननी चाहिए और उसके ऊपर अमल होना चाहिए। समझ में आ गया? आज हमने कौन कौन से अभी तक किए? हाँ, आज हमने कौन कौन से तर्क के बारे में पढ़ा, कौन कौन से टूल्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी मेथड, लॉजिकल मेथड के बारे में पढ़ा आज? सप्तभंग, द्वार, अनेक, सप्तभंगी, अध्यात्म और उसके बाद आगम और अध्यात्म। अध्यात्म। अब हमारा कौन सा बाकी रहा? द्रव्य गुण पर्याय, निमित्त उपादान, 363 फॉल्स लॉजिक एंड सब, बस वही रहे, बाकी सारे हमारे हो गए। कितने हुए टोटल आप लोग के? तो टूल्स मैंने पहले लिखवाए थे ना, उसमें से कितने हो गए? 8 हो गए मैम। 8 हो गए। 8 हो गए ना? हाँ, 8 हो गए। टोटल कितने थे? 11। 11। तो हमारे 3 ही बाकी रहे ना। प्रमाण, नई, निक्षेप, अनेकांतवाद, आगम लॉजिक, अध्यात्म लॉजिक, श्यादवाद हो गए, सप्तभंगी भी हो गया। तो हमारे द्रव्य गुण पर्याय, निमित्त उपादान और 363 फॉल्स लॉजिक और एक है वाद लॉजिक, वादी जो बोलते हैं ना, वो भी है, वो भी एक टूल है, वो भी आप उसमें ऐड कर दीजिए। समझ में आ गया?
यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? हमने आज जो किए और जो कल किए, कल ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम इन डिटेल में सारे प्रमाण को, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, उसके सारे डिविजन्स को सब हम लोग डिटेल में करेंगे। फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने? लॉजिक पेपर। एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप लोग के असाइनमेंट मुझे मिल गए, सब लोगों के। आशा जी आप और अनुश्रुति जी आप भी जल्दी जल्दी भेज देना। और खुशबू जी आप इसको, अभी आपने बोला ना आपकी फ्रेंड, क्या नाम था नलिनी। इसका? हाँ, हाँ। नलिनी को और वंदना और विनीता को। वंदना जी। जी का आ गया ना मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से आ गया। विनीता जी का बाकी है। तो आप 3 जन, अनुश्रुति व्हाट यू हैव डिसाइडेड, व्हाट यू आर गोइंग टू डू? कि आपको और टाइम चाहिए? 2-3 दिन सोच के बोलोगे? हाँ मैम। हाँ ठीक है, 2-3 दिन और भी आराम से सोच लो, फिर बता दो आपको किसके ऊपर प्रेजेंटेशन करना है और कब करना है। ठीक है, तो आपको Yes, प्रेजेंटेशन ही करना है ना, वो तो फाइनल है ना? yes, नहीं तो सोच लो, आराम से सोच के मुझे बता दो। ठीक है। ठीक। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने अपने असाइनमेंट टाइम पे दे दिए, पर आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि किसी का नाम नहीं है, रजिस्टर नंबर नहीं है, क्या असाइनमेंट है, कुछ भी नहीं, धड़ 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 ऐसे भेज दिया। अभी मैं जब करेक्शन करने बैठूंगी तो मैंने तो सारे डाउनलोड करके एक साथ रख दिए, अब कोई भी मार्क किसी को भी मिल जाएगा, चलेगा ना? एक भी जन का फर्स्ट पेज में ये ना। अनुश्रुति आप हाँ, नाम आपका रहो, कौन सा सेमिस्टर है, कौन सा सब्जेक्ट है, कुछ रजिस्टर नंबर भी आपका, कोर्स कोड नंबर कुछ भी नहीं लिखा। अपना लिखा है शांतिलाल जी? यस मैम, मैंने लिखा है सब्जेक्ट समय सार, 3rd सेमिस्टर, MA तो असाइनमेंट दूसरे शांतिलाल सबको क्यों नहीं संकेत। बोला आपने? सब जानते हैं मैम, पहले ऐसा ही भेजा है सबने। आज तो किसी का, सबका फर्स्ट पेज से सीधा ऐसे का ऐसे आ रहा है, मुझे ढूंढ ढूंढ के फिर लिखना पड़ रहा है जब मैं सेव कर रही हूँ। तो अगली बार से आप लॉजिक का रजिस्टर पेपर, नंबर नहीं डाला है मैम मैंने भी। हाँ ठीक है, पर वो तो चलो नाम है तो वो रजिस्टर नंबर नहीं रहेगा तो भी एक बार में मिल जाएगा, पर जब नाम ही नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो मैं मार्क्स किसको दूं? वो पेपर को ही दे देती हूँ, जो पेपर में मुझे आया ना असाइनमेंट, वो पेपर को मार्क्स दे देती हूँ, चलेगा? तो प्लीज ये सारा थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अभी लॉजिक के एग्जाम के लिए आपको क्या करना है वो भी सोच के रखिए। आप लोग को टेस्ट लिखना है, पीपीटी प्रेजेंटेशन करना है, या आंसर्स लिखने हैं, क्या करना है? मेरे ख्याल से तो पूरा डिटेलिंग में दे रही हूँ सारी चीजें। जैसे फर्स्ट पार्ट जो मैंने किया था डिटेल लॉजिकल के सारे, कौन कौन से इन्होंने कौन कौन से तर्कवादी थे और किसने किसने कौन सी सेंचुरी में कैसे विकास हुआ, वो सारी डिटेलिंग मैंने आंसर में भेज दी है। अभी ये जो अभी पढ़ा रही हूँ टूल्स, वो भी मैं भेज दूंगी सारे आंसर। फिर नेक्स्ट प्रमाण का वो सब करा रही हूँ तो वो सारे भी भेज देती हूँ। तो आप लोग को टेस्ट रखना है इस बार 40 मार्क का, और 10 मार्क्स तो आपके प्रेजेंटेशन के, मतलब आप क्लास में कैसे अटेंटिव है वो सारी चीजों में आ जाएंगे। इस बार टेस्ट रखे, क्या करना है बोलो? अभी नहीं करना है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। अक्टूबर, अक्टूबर एंड में करेंगे। ओके मैम। ठीक है, तो अभी अपने क्लास जैसे ही चलता है वो नोट सब लिखते जाओ, और मैं भी आप लोग को भेज दूंगी, और अपनी पढ़ाई की तैयारी करते जाओ। ठीक है, तो यस आज मैम। क्लास यही खत्म करते हैं, कल मिलेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। देह छता दशा
हाथी ते ज्ञानी का चरण हो वंदन अगणी हो वंदन अगणी। जय जिनेन्द्र। और आप लोग को कैसा लगा समय सर का असाइनमेंट लिखते समय? आनंद आया, मजा आई? कुछ लिख रहे हो, कुछ नया जाना ऐसा लगा जब आप लोग ने समय सर का पेपर लिखा तब? बहुत खूबसूरत ग्रंथ राज है। मजा आया ना? आप अपने आप को जान रहे हो तो कितना आनंद आएगा ना। ठीक है, चलो बाय बाय।